तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे गांधी जी की इनिशियल मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले चलते हैं चंपारण की तरफ। 1917 ये पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी। सिविल डिसोबीडियंस जनता को क्या समझा रहे हैं कि ऑर्डर्स जो हैं अंग्रेजी हुकूमत के उनको ओबे मत करो, उनको क्या करो, उनको डिसओबे करो। तो जो पहला एक्ट था सिविल डिसोबीडियंस का ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, इट कैन बी सीन विद द चंपारण बिहार मूवमेंट इन 1917। अपने आप पहुंच गए वहां पर क्या? नहीं, एक पर्सन आया था इनको अप्रोच करने, जो कि खुद एक शेयर क्रॉपर था वहां पर, राजकुमार शुक्ला। चंपारण मूवमेंट जो है, इट ट्राइड टू एड्रेस द पैथेटिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ चंपारण। चंपारण का हमारे बिहार के अंदर, जिनको फोर्स करा जाता था एक कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए जिसका नाम है इंडिगो, बहुत लार्ज स्केल पर। अब आपको पता है इंडिगो के साथ दिक्कत क्या होती है अमंग्स ऑल द कैश क्रॉप? अगर आप इसको जिस फील्ड में उगा लो, फिर उसके बाद फूड क्रॉप उगाना मुश्किल हो जाता है, वो जमीन खराब हो जाती है, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी ही चेंज हो जाती है, टेक्सचर चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, है ना। अब यहां पर क्या था, इंडिगो की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इंडिया एज अ कॉलोनी एक आइडियल लोकेशन था इंडिगो की प्लांटेशन के लिए, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो यूरोपियन प्लांटर्स जो थे इन द अर्ली 19th सेंचुरी, दे हैड इन्वॉल्व द कल्टीवेटर्स ऑफ चंपारण, एक एग्रीमेंट उनके साथ साइन करके, जिसके तहत उनको फोर्स करा जाता था कि तुम जो है इंडिगो कल्टीवेट करो। अगर तुम्हारी लैंड होल्डिंग का पार्ट 20 है तो 3/20 लैंड पर तुम जो है वो इंडिगो उगाओ। इसको बोला जाता था 3 काठिया सिस्टम। ये मैंने वैल्यू एडिशन चैप्टर में बताया था श्रेय, अगर आपको याद हो तो। अब ये जो कल्टीवेटर थे, ये इस ऑब्लिगेशन से कि इनको ये जबरदस्ती उगाना ही है, वरना उनका लैंड चला जाएगा, इंडिगो उगाना ही है ऑन 3/20 ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, ये उससे निजात पाना चाहते थे। क्यों? आपको जो ये 3/20 सुनकर ये जो लग रहा है ना कि छोटा सा ही तो एक लैंड पर इंडिगो उगाना है, लेकिन चंपारण के किसानों के पास जमीन ही कितनी होगी बताओ जरा। कोई बहुत बड़े खेत होंगे कि जहां जहां तक नजर मार रहे हो वो सारे के सारे मेरे खेत हैं। अब इतने से पार्ट पर अगर ये अपना फूड क्रॉप उगा लें तो एटलीस्ट वो बेचने भर के लायक ना रहे मार्केट के अंदर, लेकिन इनके सेल्फ सस्टेनेंस के लिए तो अच्छा रहेगा कम से कम। अब ये जो कल्टीवेटर्स थे, दे सॉट टू बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस ऑब्लिगेशन, लेकिन प्लांटर्स जो हैं इनसे इनको छुटकारा नहीं पाने देंगे इतनी आसानी से। तो द प्लांटर्स, यूरोपियन प्लांटर्स की बात हो रही है, दे करेंटली ट्राई टू टर्न द नेसेसिटी ऑफ द कल्टीवेटर्स टू देयर ओन एडवांटेज एंड ट्राई टू सिक्योर enhanced रेंट्स एंड अदर इलीगल ड्यूज एज अ प्राइस फॉर द रिलीज। कि तुम्हें अगर इसे निजात पाना है, ठीक है, तुम इतना इतना पैसा जो है हमें दे दो, क्योंकि यूरोपियन प्लांटर्स ने बोला ये जमीन तो हमारी है, तुमने ब्याज पे जो हमसे पैसा उठाए हो तुम वो ब्याज तो दे नहीं पाए, शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हारी जमीन जो है वो ले रखी है, फिर भी तुम्हें हम यहां पर काम करने दे रहे हैं। तुमसे सिर्फ ये बोल रहे हैं कि इंडिगो उगाओ, और अगर तुम्हें नहीं उगाना है तो ठीक है, हमारे जितने भी जो पैसे बनते हैं और जो भी तुम इस जमीन पर रह रहे हो इतने सालों का रेंट दे दो, इतना इतना जो पैसा जो ब्याज बनता है वो दे दो। अब यहां पर किसान, गरीब किसान, अनपढ़ किसान, वो क्या जाने कि पैसा उन्होंने कितना लिया था और अंग्रेजों ने उसके आगे कितने जीरो लगा दिए। लॉ कोड्स के बारे में कोई जानते नहीं थे। तो इट वॉज वेन राजकुमार शुक्ला, अ लोकल कल्टिवेटर, अ शेयर क्रॉपर, बेसिकली यहां पर जो कल्टिवेटर्स उनको क्या बोला जाता था? शेयर क्रॉपर। क्यों बोला जाता था शेयर क्रॉपर? ये कितना भी उगा रहे हैं वो चलो ठीक है, इनको कितना शेयर करना है इंडिको ब्रिटिश प्लांटर्स के साथ, यूरोपियन प्लांटर्स का 3/20 ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स, मतलब जितना भी ये उगाएंगे इंडिको अपने जमीन के 3/20 हिस्से पर वो इनको देना है, इसलिए इनको शेयर क्रॉपर्स भी बोला जाता था। तो ये राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पीछे पीछे आता है अलग अलग सेशन में,
जब गांधी जी के बारे में जानता है कि वो इंडिया आ चुके हैं, और इसने गांधी जी की काफ़ी तारीफ सुनी थी कि गांधी जी एक मसीहा बनकर गए थे साउथ अफ्रीका, और कैसे जो है उन्होंने टास्क पूरा करा, हिंदुस्तानियों को उनकी सिचुएशन से राहत दिलवाई, निजात दिलवाया। तो ये बहुत रिक्वेस्ट करता रहता है। गांधी जी भी इसको डेट पे डेट दिन में क्या कहते हैं, टाल रहे थे। फाइनली गांधी जी से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बोलते हैं ठीक है भाई, बताओ, मैं चलने को तैयार हूं तुम्हारे साथ। तो ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू इंटरवीन इन द मैटर दैट द इवेंट्स टुक अ न्यू टर्न। राजकुमार शुक्ला का जो डिसीजन था टू गेट गांधी इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन ऑफ चंपारण पीजेंट्स, इट इज इंडिकेटिव इनफ ऑफ द इमेज गांधी एग्जिक्यूटेड इन द माइंड्स ऑफ द कॉमन मैन, कि गांधी की इमेज एक लोकल किसान के मन में क्या थी। अब वो जानता था गांधी जी के बारे में, तो उसने सोचा कि यार ये मेरे को राइट पर्सन लग रहे हैं, जो कि यहां पर जो है किसानों को, शेयर क्रॉपर्स को उनकी सिचुएशन से निजात दिलवा सकते हैं। डेट ऑफ वन, गांधी जी की इमेज, डेट ऑफ वन हु फाइट्स फॉर द राइट्स ऑफ द एक्सप्लॉइटेड एंड द पुअर, यही तो चाहिए। इसलिए राजकुमार शुक्ला इनके पीछे पड़ा रहता है कि आप ही हमारी मदद कर सकते हो। गांधी जी से जब जब ये मिलने आता था कांग्रेस के अलग अलग सेशन में, जब ये पीछे आता रहता था, तंग करता रहता था, तब गांधी जी इसको बोलते भी थे तुम ये रास्ता अपना लो, वो रास्ता अपना लो, लेकिन फिर भी कहता था कि आप एक बार ही चल लो, आप बता दो हमें रास्ता, हमें नहीं पता कुछ भी, हम लोगों को जो चंपारण की जो फार्मर्स हमें नहीं पता। गांधी जी जैसे ही चंपारण में आते हैं, इमीडिएटली जो कमिश्नर होता है वहां का, ही वॉज ऑर्डर्ड बाय द कमिश्नर टू लीव चंपारण इमीडिएटली। पढ़ा था ना ये वाली बात श्री हमने, लेकिन ये मना करते हैं। अब इनका रिफ्यूजल क्या है, ये एक प्रकार का सिविल डिसोबीडियंस ही तो है। और इन्होंने बोला मैं पनिशमेंट ले लूंगा, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा कि मैंने आपके हुक्म को डिफाई करा है, मैंने बदतमीजी करी है, आप पनिशमेंट देना चाहो तो दे दो, लेकिन मैं छोड़कर क्यों जाऊं चंपारण। दिस वॉज अनयूजुअल फॉर इवन तिलक एंड एनी बेसंत। क्यों? when Tilak and Annie Besant extended from a particular province, they obeyed the orders of the Britishers, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मूवमेंट कैसी है, पैसे रेजिस्टेंस तो ये भी अपना रहे हैं तिलक और एनी बेसेंट, लेकिन इनकी मूवमेंट कैसी है, सत्याग्रह। और उस सत्याग्रह के अंदर ये पहला कंपोनेंट अपना क्या दिखा रहे हैं चंपारण के अंदर, सिविल डिसोबीडियंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दैट स्टेज डिड नीदर ट्रीट गांधी एज अ रेबल, nor did it want to invite any unwanted attention to the cause of चंपारण। तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि हाँ तुम रह सकते हो, क्योंकि उनको लगा कि फालतू में बात जो है फैलेगी, बवाल बड़ा होगा, किसान आदमी वैसे भी एकजुट हो जाता है बहुत जल्दी, और फिर उसने हड़कंप वगैरह या हड़ताल वगैरह कर दी, तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो सफ़र करेंगे। तो उन्होंने, कमिश्नर ने अपना ऑर्डर वापस लिया और गांधी जी को रुकने की परमिशन मिलती है। और गांधी जी को ये भी बोला गया, गांधी जी की बेसिकली डिमांड ये थी कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि शेयर क्रॉपर्स के इशू को पर्सनल तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकूँ, मुझे जानना है। तो यहाँ पर जो कमिश्नर था चंपारण के अंदर, उसने बोला था इमीडिएटली छोड़ के चले जाओ, लेकिन गांधी जी कहते नहीं, और वो अपने मैटर को बड़ा नहीं होने देना चाह रहे थे। दे डिड नॉट वांट टू इनवाइट एनी अनवांटेड अटेंशन टू द कॉज ऑफ चंपारण। तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि तुम यहाँ रख सकते हो, एंड कंडक्ट यू कैन कंडक्ट योर ओन पर्सनल इंक्वायरी इनटू द मैटर। याद है पूरा चंपारण के शेयर क्रॉपर्स का मुद्दा क्या है, राजकुमार शुक्ला उनको अच्छे से नहीं समझा पा रहा था। तो गांधी जी सबसे पहले कोई भी एक्शन लेने से पहले किसके घर जाते हैं, वेरी गुड, राजेंद्र प्रसाद। और वहां पर इनको पता लगता है ना कि क्या ट्रीटमेंट, मतलब जो उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, उनके जो नौकर होते हैं इनको कुएं से पानी नहीं लेने देते, इनको एक साधारण व्यक्ति समझकर, अनटचेबल समझकर, या दूसरा किसान समझकर, इनका एक साधारण वेशभूषा देखकर जमीन पर बिठा देते हैं इन्हें, राइट। तो
तो मैनी पीपल फ्रॉम बिहार इंटेलिजेंसिया दे ज्वाइन गांधी जी इन हिज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पीजेंट्स ग्रीवेंसेस इंक्लूडिंग ब्रिज किशोर, ये सारे नाम मैंने आपको बताए थे श्रेया, राजेंद्र प्रसाद जो कि आगे चलकर क्या बनते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपालिनी, ये प्रोफेसर होते हैं। तो गांधी जी अलॉन्ग विद हिज कलीग्स ही टूर्ड द विलेजेस फ्रॉम डॉन टू डस्ट, मतलब सुबह से लेकर शाम तक पीजेंट से बातचीत करते हैं, उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और ये भी बोलते हैं कि हम तुम्हें आश्वासन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारी सिचुएशन से हम तुम्हें निजात दिलवाएंगे। जस्ट मेक श्योर कि जो तुम हमें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हो वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि हमें फिर ये सारी बातें कोर्ट में पेश करनी पड़ेंगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं अपने जीवन काल में, मतलब करियर प्रोफेशन का क्या होता है? वो एक लॉयर होते हैं। साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी। गांधी जी ने ये सारी जो रिपोर्ट्स और अपने साथियों के साथ जो पेश करी इंडिको के शेयर कॉर्पर से रिलेटेड, तो वहां पर गवर्नमेंट जो होती है इट हैड अपॉइंटेड अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू लुक इनटू द मैटर, और गांधी जी को नॉमिनेट करा गया एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा है। गांधी जी के पास क्योंकि जो होमवर्क था वो बहुत तगड़ा था, नियरली 8,000 पेजेंट्स के रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स थे और सबके कॉमन इश्यूज यही थे कि जबरदस्ती हमसे जो है वो इंडिको उगवाया जाता है, हमें फेयर प्राइसेस मिलते नहीं है। जब हम कहते हैं कि ये 3 घाटिया सिस्टम को खत्म करो तो हमसे वो कह रहे हैं कि रेंट इतना देना पड़ेगा, तुम्हें ये ज़मीन छोड़कर जाना पड़ेगा, तुम्हारे जो ड्यूज रह गए वो तुम्हें क्लियर करने पड़ेंगे जो कि इलीगल है। सबकी कॉमन प्रॉब्लम थी। तो देयर वॉज इनफ एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस विद द गांधी जी टू हेल्प हिम कन्विंस द कमीशन दैट तिनखातिया सिस्टम नीडेड टू बी अबॉलिश, क्योंकि ये चोरी चकारी वाला सिस्टम है जिसमें जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं वो पीजेंट्स की मेहनत चोरी कर रहे हैं, फेयर प्राइसेस उनको दे नहीं रहे हैं, प्लस जब वो कहते हैं कि हम इंडिको नहीं उगाएंगे तो वो उनकी जमीन हड़प कर उनके ऊपर इलीगल ड्यूज जो है वो थोप रहे हैं और इलीगल रेंट उनसे वसूल रहे हैं। तो तिनकाटिया सिस्टम नीडेड टू बी अबॉलिश्ड एंड दैट द पीजेंट शुड बी कंपनसेटेड फॉर द इलीगल इनहेंसमेंट्स ऑफ द ड्यूज, कि जो उन्होंने चलो कुछ भी पैसा उठाया था, पैसा लिया था, लेकिन ब्याज की दरें इतनी ज़्यादा कर दी गई हैं कि वो इलीगल हैं, इलीगल तरीके से उसको इनहेंस करा गया, उनके रेंट को, उनको जो भी अपना जो कर्जा जो है वो चुकाना था उनको कंपनसेट करा जाना चाहिए। गांधी एंड प्लांटर्स इवेंचुअली केम टू अ कॉम्प्रोमाइज कि उनको रिफंड मिल जाएगा 25% का ऑफ देयर मनी दैट हैड बीन इलीगली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। याद है इस टाइम पर थोड़े बहुत पीजेंट्स, मैंने आपको बताया था शायद, वो चिढ़ भी जाते हैं कि आप ये मानकर आ गए। तो गांधी जी कहते हैं ना, अभी तक क्या मिल रहा था तुम्हें? वो कहते हैं पहले 100% के लिए गांधी जी बात करने जाते हैं, फिर 75% पे बात होती है, 50% पे होती है, अल्टीमेटली 25% पे सेटलमेंट होता है दोनों पार्टीज का, सरकार का और गांधी जी का, है ना। तो प्लांटर्स ये किसान है, जो पीजेंट्स है, वो ये कहते हैं बापू वाई ओनली 25%। तो गांधी जी समझाते हैं कि पैसे से ज्यादा तुम ये सोचो कि पहली बार हमने जो है घुटने टिकवाए अंग्रेजी हुकूमत को, एंड दिस वॉज द फर्स्ट ट्रायम्फ ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया ना। बताओ, इट वॉज द फर्स्ट ट्रायम्फ, फर्स्ट सक्सेसफुल स्टोरी। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी the refund had done enough damage to the planters prestige and position, कि उनको जो रिफंड देना पड़ा ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना ये प्लांटर्स तो तुम्हारा खून ही चूसते रहते। ऑल्सो द इन्वेंशन ऑफ जर्मन सिंथेटिक डाइस, आपको पता ना बाद में वहां पर आर्टिफिशियल इंडिगो जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई थी यूरोपियन कंट्रीज में। इट हैड फोर्स इंडिगो आउट ऑफ द मार्केट बाय द लेट 19th सेंचुरी। तो अब
इंडियन जो कल्टीवेटर थे जो कि इंडिगो उगा रहे थे, अब तो वो कहीं के नहीं रह गए, उनसे मना कर दिया गया था ना कि अब इंडिगो की नीड नहीं है, अब तो आर्टिफिशियल इंडिगो आ गई है, वहां पर डाई आ गई है. सो बोथ द इवेंट्स, refund and invention of German synthetic dyes coupled together were reasons strong enough for the planters to close up shops and leave चंपारण with a decade sign. मतलब एक क्या हुआ, एक तो गांधी जी ये जीत गए ये वाला केस तिनकाटिया सिस्टम को अबॉलिश करवाने से रिलेटेड, प्लस रिफंड वाली बात भी इसी के साथ शामिल हो गई. और अंदरूनी दिक्कत यूरोपियन प्लांटर्स की क्या हो गई, दिक्कत नहीं मतलब आप ये कह लो कि इससे जो पीजेंट्स हैं चंपारण के उन्हीं को निजात मिल गया इस चीज से कि अब जो पीजेंट्स हैं उनको इंडिगो फोर्सफुल तरीके से नहीं उगाना पड़ेगा, क्योंकि अब प्लांटर्स खुद ही नहीं उगवाएंगे उनसे. क्यों नहीं उगवाएंगे, क्योंकि यूरोप में सिंथेटिक जर्मन सिंथेटिक इंडिगो जो आर्टिफिशियल इंडिगो है, नेचुरल डाई जो है वो डेवलप हो गई है. राइट. फिर हम बात करते हैं अहमदाबाद के अंदर मिल स्ट्राइक की 1918 में. इट वॉज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक. चंपारण की सक्सेस के बाद गांधी जी अपना रुख मोड़ते हैं टुवर्ड्स द इशू ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद. एक डिस्प्यूट होता है बिटवीन द कॉटन मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद और उसके अंदर काम कर रहे जो वर्कर्स थे. इशू क्या था, इट वॉज द इशू ओवर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस जो कि अहमदाबाद के अंदर चल रहा था, सारी फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह को दिया जा रहा था, लेकिन एक कॉटन मिल था जहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया था कि हम जो ये बोनस तुम्हें नहीं देंगे. द मिल ओनर्स वांटेड टू विड्रॉ द बोनस. वर्कर्स वर डिमांडिंग अ राइज ऑफ 50% इन देयर वेजेस so that they could manage in times of war time inflation. इस टाइम पर वॉर चल रही है ना, देखो टाइम क्या है 1918. वर्ल्ड वॉर 1 किसी को पता है कि किस दिन पर खत्म हो जाएगी, क्या डेट है उसके, क्या कौन सा महीना है. तो वर्कर्स वर डिमांडिंग अ राइज इन 50% इन देयर वेजेस, ताकि जो रोजमर्रा के जीवन की जो चीजें होती हैं उसके इतने ज्यादा स्काई रॉकेट जो दाम चल रहे हैं वो एटलीस्ट अफोर्ड कर सके. क्योंकि उस टाइम पर प्राइसेस फूड ग्रेन्स के डबल हो चुके थे, कपड़े की बात कर लो या दूसरे नेसेसिटी आइटम्स की बात कर लो, ऑलमोस्ट प्राइसेस सबके डबल हो चुके थे, इतनी ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन चल रही थी. तो इट वाज कॉज्ड बाय ब्रिटेन इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर 1. और आपको पता है सारे रिसोर्सेज यहां से जो है ब्रिटेन की तरफ जा रहे थे. ब्रिटिश कलेक्टर ने गांधी जी से रिक्वेस्ट करी खुद टू ब्रिंग प्रेशर ऑन द मिल ओनर्स and to work out a compromise. अंबालाल साराभाई ये उनमें से एक मिल ओनर था. गांधी जी थे जान पहचान निकल आई, who was already a friend of Gandhi ji. He was also one of the leading mill owners of the town. She was lady. She got into talks with Gandhi over the issue of workers in Ahmedabad. उनको समझाया क्योंकि गांधी जी को पहले जानना था कि पूरा मुद्दा क्या है, मैं ऐसी कोई भी एक्शन नहीं लूंगा या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाऊंगा. पहले बात मुझे बताओ कि चल क्या रहा है यहाँ पर, कौन सा ये बोनस, क्या है ये 50% वेज का मुद्दा, इंक्रीज करने का मुद्दा, क्यों वर्कर्स ऐसा डिमांड कर रहे हैं. गांधी जी ने प्यार से बात करी. ही परसुएडेड द मिल ओनर्स एंड द वर्कर्स टू एग्री टू आर्बिट्रेशन थ्रू ट्राइब्यूनल, कि एक ट्राइब्यूनल का गठन करो, दोनों पार्टीज अपने अपना पक्ष उसके सामने रखो और वो ट्राइब्यूनल चेक कर लेगा कि किसकी बात सही है, किसको कितना क्या मिलना चाहिए, ये बोनस मिलना चाहिए, 50% इंक्रीमेंट सैलरी के अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. हाउएवर इवेंचुअली द मिल ओनर्स विथड्रू फ्रॉम द एग्रीमेंट. And mill owners rightly offered a 20% bonus. क्या 20% तुम्हें बोनस देंगे और जो एक्सेप्ट इसको नहीं करेगा उसको डिसमिस कर दिया जाएगा. अब गांधी जी का यह मानना था कि एक बार आप ट्राइब्यूनल का गठन हो जाने देते, वो डिसाइड कर लेते फेयर तरीके से ट्राइब्यूनल,
कि वर्कर्स को कितना क्या मिलना है और आप कितना दे पाओगे। गांधी जी को लगा कि दिस इज अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय द मिल ओनर्स। द ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट वॉज ट्रीटेड बाय गांधी जी एज अ वेरी सीरियस अफेयर एंड ही एडवाइज द वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक, कि तुम काम ही मत करो। अभी भी तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं रह गया वैसे भी, और ये निकालने की अगर वो धमकी दे रहे हैं तो तुम तो डर डर के यहां पर काम करोगे। मत करो। ये भी जो मालिक है ना, जो इतनी ज़्यादा पॉश जो लाइफ बिता रहा है और जो तुमसे कहने की दम रखता है कि तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा, तो तुम सब एक ग्रुप बनाकर कोई भी मत जाओ इसकी फैक्ट्री में काम करने से, देखते हैं इसकी कैसे प्रोडक्शन होती है और कैसे इनकम आती है इसकी। तो गांधी जी फर्दर सजेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ थॉरो स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग that they would be justified in demanding a 35% increase in wages. वर्कर्स कितनी डिमांड कर रहे थे? 50%। मिल ओनर्स कितनी देने के लिए तैयार थे? बोनस 20%। लेकिन वेज इंक्रीज की बात गांधी जी कितना बोल रहे थे कि 50% मत करो, हम 35% पर भी समझौता करने को तैयार है। गांधी जी डेली वर्कर्स से मिलते थे ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। ये पूरा इशू कहां पर है? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का, गुजरात के अंदर है ना। इन्होंने रिक्वेस्ट करी स्ट्राइकिंग वर्कर से टू नॉट ब्रिंग एनी फिजिकल हार्म टू एम्प्लॉयर्स और ब्लैकलेग्स पीपल हु वर्क इवन ड्यूरिंग अ स्ट्राइक। मतलब स्ट्राइक के टाइम पर भी अगर जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर, तो ये नहीं कि अपने साथियों को तुम जाकर जो है उनको उनके ऊपर अत्याचार करो या उनको कोसो या फिर समझने की कोशिश करो। हो सकता है किसी की बहुत मजबूरी हो, वो डर की वजह से नहीं जो है वो छोड़ सकता उस काम को, तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। हर कोई थोड़ी ना सत्याग्रह में शामिल हो जाएगा। गांधी जी ने बस एक आवाज दी, कोई गांधी जी भगवान थोड़ी ना। अनाया सुया बहन अंबालाल साराभाई की बहन थी। शी वॉज वन ऑफ द प्राइम लेफ्टिनेंट्स ऑफ गांधी जी इन दिस स्ट्रगल इन विच हर ओन ब्रदर वॉज वन ऑफ द एडवर्सरीज। Unfortunately, the crowd started showing signs of fatigue, and eventually the number of attendees started declining at the meeting जो रोज गांधी जी से साबरमती नदी के किनारे मिलने आते थे। And the attitude towards the blacklegs it grew bitter and hardened over time। जो गांधी जी ने मना करा था, बिल्कुल वर्कर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाकर काम कर रहे हैं। This is when गांधी जी resolved to go on a hunger strike। तो शरीयत जब इनकी बात नहीं मानी जाती थी ना, ये खुद का करवा चौथ रखकर बैठ जाते थे कि लो हम ही मर जाते हैं। ठीक है, गांधी जी रिजॉल्व टू गो ऑन हंगर स्ट्राइक टू रैली द वर्कर्स स्पिरिट्स एंड टू स्ट्रेंथन द रिजॉल्व टू कंटिन्यू। हंगर स्ट्राइक रखने का बहुत फायदा होता है श्रेया। गांधी जी ने यहां पर भूख हड़ताल करना शुरू करी, वो नोट पे आ गए। मयूर, केजरीवाल भाई साहब ने करना शुरू करी, वो दिल्ली के सीएम के पद पर आ गए। अब श्रेया ये आपको डिसाइड करना है कि घास का जूस कितना इफेक्टिव है। आप कहाँ आना चाहते हो? एक आध सिंगल डिजिट रैंक में तो पीडीएफ में आपका नाम भी आ जाएगा ऐसे करते करते। यूपीएससी के बाहर बैठ जाना ऐसे हंगर स्ट्राइक करते हुए। The fast had the effect of putting pressure on the mill owners and they agreed to submit the whole issue to a tribunal. The tribunal awarded, गांधी जी ने कितना कहा था, कितने परसेंट दे दो? 35% हाइक इन द वेजेस, और वो मिल गई वर्कर्स को। चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, अब बात करते हैं खेड़ा की। 1918 इट वॉज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ड्यूरिंग हिज डिस्प्यूट इन अहमदाबाद गांधी जी ऑल्सो लर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जो कि बगल में थी। अहमदाबाद का इशू भी गुजरात का, ये चंपारण का इशू थोड़ा सा दूर का है, वो बिहार का है। तो गांधी जी ने ये सीखा, ही लर्न दैट दे वर इन एक्सट्रीम डिस्ट्रेस। कौन? पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर, ड्यू टू क्रॉप फेलियर। और इनकी जो रिक्वेस्ट है फॉर द रेमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, प्रशासन के कान बह रहे हैं कि लैंड रेवेन्यू जो है वो इनको फेयर तरीके से मिले या फिर उससे इनको निजात मिले। अभी इनसे जो है पैसा वगैरह मत वसूलो। प्रशासन आप जानते ही हो, वो तो प्लेग के टाइम तक भी, कोई अकाल आ गया उस टाइम तक भी अंग्रेजी हुकूमत तो वसूलती थी पैसन से। तो इंक्वायरी इनटू द मैटर्स बाय द मेंबर्स ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
गांधी जी एंड विठल भाई पटेल, दे कन्फर्म दैट द पीजेंट्स हैड द रीजनेबल कॉस्ट टू अपील। क्योंकि फसल ही अच्छी नहीं हुई है, वो करेंगे क्या, बेचारे आत्महत्या करने की कगार पर है। डेट इज सिंस द क्रॉप हार्वेस्ट वॉज लेस देन 1/4 ऑफ द नॉर्मल यील्ड, जितनी होती है प्रोडक्शन, 1/4 के बराबर भी नहीं हो पाई इस साल, ये काफी टाइम से नहीं हो रही है। एंड दे वर एंटाइटल्ड टू टोटल रेमिशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू अंडर द रेवेन्यू कोड। और ऐसा नहीं है कि वो हवा में मांग रहे हैं अपना लैंड रेवेन्यू वापस, या जो भी पैसा जो वो मांग रहे हैं। रेवेन्यू कोड में चीज लिखी हुई थी कि अगर फसल खराब होती है तो आपको पूरा का पूरा कंपनसेशन रेमिशन मिलेगा। लेकिन अब पीजेंट्स हैं, अनपढ़ हैं, बेचारे गरीब हैं, नहीं पता उनको कि ये सब कानूनी व्यवस्था क्या होती है, कैसे इनको यूज करना होता है। तो गुजरात सभा which was presided over by Gandhi ji, it played a leading role in खेड़ा agitation. गांधी जी ने पीजेंट्स को एडवाइस करा कि तुम अपनी रेवेन्यू पेमेंट्स को अभी मांगने से रुक जाओ, एंड टू फाइट अनटू डेथ अगेंस्ट द टायरनी एंड द डेस्पिकेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जितने अत्याचारी हो रही है, जितनी टायरेनिकल हो रही है, तुम एक बारी अगर ये दृढ़ संकल्प ठान लो कि जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन हम जो है अपने हक की लड़ाई लड़कर रहेंगे, रेवेन्यू पेमेंट का मुद्दा एक बार के लिए तुम साइड कर दो, वो अपने आप आ जाएगी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। गांधी जी जो है वो ये दिखाना चाहते थे किसानों को, उनके मन के अंदर उनको खुद ये इस बात की तरफ उत्साहित करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू गवर्न पीपल विदाउट देयर कंसेंट। अगर आप जो हो किसी शासन में बंधना नहीं चाहते हो तो शासक आपको बांध नहीं पाएगा। अगर आपको किसी का रूल गवारा नहीं है तो रूलर जो है वो कुछ कर नहीं पाएगा आपका। हेंस दिस मूवमेंट इज टर्म्ड एज फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक बात याद रखना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ग्रुप था, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो थी, यहां पर गांधी जी और विठल भाई पटेल जी शामिल है। ठीक है, अब जब हम नीचे जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं वल्लभ भाई पटेल की। कंफ्यूज मत हो जाना, विठल भाई पटेल को पहले भी जानते हो, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है वो। यहां पर बात हो रही है वल्लभ भाई पटेल की। ही वॉज अ यंग लॉयर एंड अ नेटिव ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में ही रहते थे। एंड दूसरे जो यंग मैन थे इंक्लूडिंग इंदुलाल याग्निक, they joined Gandhi ji in touring the villages and urging the peasants to stand firm in the face of increasing government repression। इन्होंने पूरे का पूरा जो है गाँव जो जितने भी गांव थे आसपास जहां पर पीजेंट्स को ऐसी दिक्कत थी, वहां घूम घूम के सारे किसानों से बात करी। पीजेंट्स को रिक्वेस्ट करी गई कि बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ तुम खड़े रहो, सरकार अत्याचारी हो रही है, कोई बात नहीं। तो इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग government repression which included seizing of cattle and household goods and the attachment of standing crops। गवर्नमेंट कितनी अत्याचारी थी कि इनकी गाय भैंस भेड़ बकरियों को लेकर जा रही है, घरों का सामान उसके ऊपर कब्जा, और प्लस जो इनकी फसल है उसके ऊपर कब्जा। ये गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर से कल्टीवेटर्स को ये बोला गया इन सारे लीडर्स के द्वारा, गांधी जी हो, चाहे वो फिर विठल भाई पटेल हो, वल्लभ भाई पटेल हो, इंदुलाल याग्निक हो, कि तुम एक दृढ़ संकल्प लो टू टेक अ सोलम प्लेज दैट दे वुड नॉट पे रेवेन्यू। तुम रेवेन्यू इनको पे ही नहीं करोगे, इनको मांगने दो। तो ये क्या हो रहा है, नॉन कॉपरेशन ही तो है, हम कॉपरेट नहीं कर रहे हैं तुम्हारे साथ। और किस बात की नॉन कॉपरेशन, गांधी जी वॉन्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू गवर्न पीपल विदाउट देयर कंसेंट, इसलिए इसको बोला जाता है इट वॉज अ फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि तुम रेवेन्यू पे ही मत करो। जो अफोर्ड कर सकते हैं पे करना, दोस्त हु कुड अफोर्ड टू पे, दे वर टू टेक वो उनको एक प्लेज लेनी चाहिए, शपथ लेनी चाहिए दैट दे वुड नॉट पे इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर रैयत्स, वो ब्याज नहीं देंगे, हु वुड अदरवाइज पैनिक एंड सेल ऑफ देयर बिलोंगिंग्स और इनकर डेथ इन ऑर्डर टू पे द रेवेन्यू, जिनको फिर अगर आप जो है वो पैसे की मूल रकम जो चुका दोगे तो बाकी लोगों के ऊपर प्रेशर बनेगा, और फिर उन गरीब और छोटे और मजले किसानों को अपनी चीजें बेच कर, जो कि उनके पास कुछ भी नहीं रह गया जीवन में बेचने के लिए, वो बेच कर उनको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा।
कि तुम जो है वो बिल्कुल भी पे मत करो कोई भी रेवेन्यू। गरीब जो रैयत जो हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, तुम्हें देखकर फिर वो भी पैनिक में आ जाएंगे एंड दे वुड सेल ऑफ देयर बिलोंगिंग्स और इनका डेट्स या फिर और कर्जा मांग मांग कर वो चुकाएंगे इन ऑर्डर टू पे द रेवेन्यू। तो एकजुट होकर काम करो। गांधी जी का यह मानना था, इफ द गवर्नमेंट एग्री टू सस्पेंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, द वंस हु कुड अफोर्ड टू डू सो दे कुड पे द होल अमाउंट। एक बार के लिए रुक जाओ। अगर सरकार एग्री करती है कि जो लैंड रेवेन्यू की जो कलेक्शन है उसको सस्पेंड करा जाएगा, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो आप बाद में पे कर देना। अभी लेकिन जो है अपने किसान भाइयों का जो है वो सहयोग करो। द गवर्नमेंट लेटर हैड इशूड सीक्रेट इंस्ट्रक्शन that revenue should be recovered only from those peasants who could pay the revenue। जो पे कर सकते थे उन्हीं से लिया जाए। A public declaration of this decision would have meant a blow to the government prestige। सर मतलब देखो, गांधी जी ने कुछ बोला, किसानों ने उनकी बात मानी और गवर्नमेंट अल्टीमेटली झुक गई। ये गवर्नमेंट के मुंह पर चाटा था। Since this was exactly what गांधी जी had been demanding। गांधी जी ये चीज अच्छी तरीके से समझ गए थे and also he could sense the fatigue in the already weary peasants who were hard pressed because of the plague, drought and inflation। और गांधी जी खुद भी चाहते थे कि इस पे जो भी निर्णय हो वो जल्द से जल्द हो, बिकॉज अब गरीब किसानों के अंदर कोई हिम्मत ज्यादा बची नहीं है कि वो सहन कर सके और राइट टाइम का इंतजार कर सके कि कब जो है उनको निजात मिलेगी लैंड रेवेन्यू पे करने से। क्योंकि सरकार और बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एक क्रूर स्टेप्स उठा रही थी। क्या? गाय भैंस भेड़ बकरियों को उनको कब्जा कर लेना, घर में जो सामान है उसको उठा कर ले जाना और जो उनकी फसल है उसको भी छीन लेना। Thus he gracefully withdrew the movement since what he had been demanding for had been achieved। तो लर्निंग्स क्या हमें देखने को मिलती हैं फ्रॉम चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। सत्याग्रह एक मेन पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इमर्ज हुआ। तीनों के तीनों जगहों पर गांधी जी ने सत्याग्रह का यूज करा एज अ मोड ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो सत्याग्रह बिकेम द मॉडल फॉर फर्दर स्ट्रगल विद द ब्रिटिशर्स। इंक्लूजन ऑफ मासेस, जो मूवमेंट्स थी चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में, दे वर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड लोकल इश्यूज, बट गांधी जी's intervention it paved the ground for bringing masses into a broader political movement। गांधी जी's करिश्मा, नो डाउट, मतलब एक तरीके से करिश्मा मतलब उसको कहा जाता है कि एक इनका जो ऑरा था, इनका जो मसीहा की तरह जो पोर्ट्रे करा जा रहा था, नो डाउट इट हेल्प इन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लीडरशिप बाय द लोकल पीपल फॉर देयर मूवमेंट अगेंस्ट ऑपरेशन। बट गांधी जी ऑल्सो ब्रॉट विद हिम अ न्यू लैंग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट। और वो लैंग्वेज क्या थी? सत्याग्रह की, जहां पर जो है मास आंदोलन की आवश्यकता होती है कि सारे लोग जो हैं वो साथ में आए। न्यू डायरेक्शन टू पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, रिजेक्टिंग वॉयलेंस एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट एंड फोकसिंग ऑन पैसिव रेजिस्टेंस एंड मॉरल फोर्स रेदर देन फिजिकल फोर्स एज हिज पॉलिटिकल वेपन, इट सक्सीडेड इन गिविंग अ न्यू डायरेक्शन टू द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो ये कुछ लर्निंग्स हमें जो देखने को मिलती हैं गांधी जी के शुरुआती दौर से। लर्निंग्स फ्रॉम चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।